ये हमारी इस्लामाबाद पुलिस की पहली क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में आप जान पाएंगे कि आपका जो सिलेबस है रिटन टेस्ट का वो कैसा होगा, कितने नंबर के पेपर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं। उसके बाद इसमें एमसीक्यूज और थ्योरी भी साथ में होती है और साथ में इसी क्लास में हम एक ओरिजिनल पास पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर आता किस तरह का है। 2024 का जो पेपर था इसका वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। और साथ में आपको इसकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है उसकी गाइड दूंगा कि आपने इसको कैसे तैयार करना है। अगर आप वाकई में ही सीरियस हो कि आपकी इस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब जो है सेलेक्ट हो जाए अभी, क्योंकि 2026 की ये जॉब्स आई हुई हैं और आपके लिए बेहतरीन मौका है। ये बहुत ही अच्छी सीट है, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो जिन बच्चों ने कांस्टेबल पे अप्लाई किया है, एएसए पे अप्लाई किया है, असिस्टेंट पे किया है, स्टेनो पर किया है, डेटा एंट्री पर किया है, यूडीसी पे किया है या एलडीसी पर, जितनी भी पोस्ट है इसकी आई हुई थी सबकी यहाँ पर मैं आपको गाइडलाइन देने वाला हूँ। तो आपने अपना टाइम निकाल लेना क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। और जो बच्चे हमें पहले से जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है वो हमारी फ्री होती है, जो कि उनको पता है। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं तो उनको बता दो कि जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो हमारी सोशल मीडिया पर नहीं आती, हमारी 1-2 क्लासेस फ्री आती हैं। उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप हमारी पेड क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी कोई फीस जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है, सिर्फ 1500 रुपये आपसे लेंगे और इसी 1500 में बेशक आपका टेस्ट 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, आपकी फीस फिक्स रहेगी। सिर्फ 1500 रुपये में आप की कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। इसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं डेली बेसिस पर, हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाते हैं और साथ में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं स्पेशल किस्म के, जो कि वीडियो के साथ अटैच होते हैं। और वीडियो को देखने की कोई भी टाइमिंग नहीं है, आप जिस टाइम भी फ्री हो आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। जो डेली एक क्लास आ जाती है और हफ्ते वाले दिन आपकी टेस्टिंग भी कराई जाती है ऑनलाइन। ये सब कुछ आपने अपने घर में बैठे करना है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन घर बैठ के आपने क्लास लेनी है, टेस्टिंग भी इसमें हो जाती है और डिस्कशन भी होती है। हफ्ते वाले दिन हम डिस्कशन कर सकते हैं, आप हमारे साथ बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं लाइव। तो ये सारी सहूलत आपको मिल जाती है हमारी वेबसाइट पर। लेकिन क्लास में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। डिटेल पूछनी है तो आप पूछ लेना वहाँ पर, मजीद क्लास की सारी क्लासेस कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, वो सारा कुछ हम आपको बता देंगे। और जिन बच्चों ने क्लास नहीं भी लेनी है, जिन्होंने इसमें अप्लाई किया हुआ है या किसी और इदारे में अप्लाई किया हो, तो तब भी आपने हमें लाजिम मैसेज करना है। क्योंकि अगर आप हमें मैसेज करोगे तो हम आपका नंबर सेव करेंगे और बदले में आपको 2 मेजर फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर या व्हाट्सएप चैनल पर जो हमारी जॉब्स के ऐड लगते रहते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और दूसरा, इस जॉब से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन सा सिलेबस चेंज हो चुका है, कब इसका फिजिकल है, कब इसका रिटर्न है, कब इसके इंटरव्यूज़ हैं, ये सारी तफसीलात हम आपको वक्त से पहले देते रहेंगे कि कब इसके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्लिप का कोई इशू आ जाता है, कोई मसले आ जाते हैं, वो भी हम वहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर देंगे। इसके कोई पैसे नहीं है, सिर्फ हमारे क्लास के पैसे होते हैं, वो भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। जिसका दिल करे मुतमैन हो तो ले सकता है, वरना कोई मसला नहीं है। फीस सिर्फ 1500 रुपये रहेगी, मंथली फीस नहीं है, मुकम्मल तैयारी की फीस है। ठीक है, चलो क्लास की तरफ वापस आते हैं। आपको मैंने टाइम कुछ थोड़ा सा ज़ाया कर दिया, 2 मिनट के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जो मैंने आपका वेस्ट किया है। अब चलते हैं जरा टॉपिक की तरफ वापस। तो जिन पोस्ट पे भी आपने अप्लाई किया हुआ था सबसे पहले उसका सिलेबस जान लो। ठीक है, ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ 2024 जो इससे पिछली भर्ती आई थी ना उसके अकॉर्डिंग, तो अभी जो है ना इस साल भी वही वाला ही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो जो हमारा इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स का सिलेबस होता है सबसे पहले उसको जान लो, क्योंकि सिलेबस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पढ़ना ही क्या है तो आप फजूल में लगे रहोगे, फिर उसमें से पेपर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा वही चीज़ें पढ़ते हैं जो पेपर से रिलेटेड होती हैं। बेटा आपका जो पेपर है ना ये 100 मार्क्स का पेपर है। बेशक आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर पर नहीं होता है, ये आपका रिटर्न पेपर होता है। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाते हैं 2 घंटे। अब आप पूछेंगे 2 घंटे क्यों मिल रहे हैं? ठीक है, 2 घंटे इसलिए मिल रहे हैं, ये जो पेपर होता है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसका एक पहला पार्ट होता है जो कि होता है एमसीक्यूज पार्ट। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आती हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसमें होती है थ्योरी, और ये वह जॉब का पेपर है जिसमें थ्योरी होती है। अक्सर जो जॉब्स के पेपर होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के वहां पर एमसीक्यूज ही होती है, लेकिन इसमें आपसे थ्योरी का टेस्ट भी लिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 9th 10th या 11th 12th के एग्जाम देने जाते हो तो सबसे पहले मारूजी आती है, फिर उसके बाद आपको पता थ्योरी आपका आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही इसका सिस्टम वही है। तो ये 100 नंबर का पेपर है, इसमें 40 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है,
40 नंबर की क्या होंगी, एमसीक्यूज होंगी। ये सिर्फ जो है ना एमसीक्यूज और मुश्तमिल होगा। और जो बाकी नंबर बचते हैं 60 नंबर की आपकी थ्योरी वाला पोर्शन होगा। 1 बाय 1 समझा देता हूं आपको। सबसे पहले इसको देख लो कि एमसीक्यूज में से कौन कौन से सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में से आपके एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले टॉपिक होता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के एमसीक्यूज तकरीबन 7 से 8 एमसीक्यूज इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इंग्लिश में जो ग्रामर का पार्ट है वो आता है। ये आपका जो एजुकेशन का पार्ट है, जैसा कि आपने लेसन्स पढ़े थे 9th 10th के अंदर या 11th 12th के अंदर, वो वाला नहीं। इसका ग्रामर का पोर्शन आएगा, प्रेपोजिशन इसमें आ जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी का सारा पोर्शन इसमें। ये अपने आप में एक कंप्लीट डिटेल सब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो हम इसकी एक एक चीज समझाते हैं। पहले आपको कंसेप्ट समझाए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज कराए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। इसी तरह से बेटा दूसरा जो सब्जेक्ट इसमें होगा वो होगा जनरल नॉलेज का, ठीक है। जनरल नॉलेज भी जो है ये भी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसको छोटा मत समझना, इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। एवरीडे साइंस इसमें होती है, करंट अफेयर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज में जियोग्राफी आ जाती है, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। इसको भी आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। इसी तरह से इसमें पाक स्टडी के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, इस्लामिक स्टडीज के भी आ जाते हैं, ये थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है ना, आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें मैथ का पोर्शन बहुत होता है। मैथ का पोर्शन जो मैथ और आईक्यू के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह होती है, बाकी चीजें होती है, आईक्यू जितना भी शामिल है, ठीक है। मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ये भी आपने स्टेप बाय स्टेप समझने होते हैं। और मैथ के खास लेक्चर हमारे जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशल बनाए जाते हैं। तो ये आप क्लासेस में अगर इंटरेस्टेड हो तो अब आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आगे आ जाओ। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होते हैं इसमें, करंट अफेयर्स के भी होते हैं, ठीक है। इसमें टाइम आपको मिल जाता है 30 मिनट का, ठीक है। 30 मिनट इसमें मिलेंगे आपको। इसमें आपने ये 40 एमसीक्यूज करने होंगे। तो ये वाले इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि इसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट आ जाओ 60 एमसीक्यूज पर, ठीक है। ये 60 नंबर का पेपर हमारे पास बाकी बच जाता है पार्ट टू में जो है सब पोस्ट के लिए ऐसे लाजमी होता है, ठीक है। बेशक कांस्टेबल है, बेशक असिस्टेंट है, यूडीसी एलडीसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो है ना ऐसे होगा आपका, एक ऐसे होता है इंग्लिश में लिखने का, दूसरा होता है उर्दू में लिखने का, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको 2 से 3 टॉपिक मिल जाते हैं, तो आपने उनमें से एक अपना सेलेक्ट करके एक ऐसे लिखना होता है, जिसे हम मजमून कहते हैं उर्दू में। और इसी तरह से एक मजमून उर्दू में भी लिखना होता है, उस पर भी टॉपिक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो है ना कुछ पोस्टों पर थोड़ा सा पैटर्न, नीचे जो पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये तकरीबन 20-20 नंबर के होते हैं। 20 नंबर का ये हो गया, 20 का ये हो गया, ठीक है। नीचे जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसी किसी पोस्ट पर। कांस्टेबल वगैरह में या एएसआई वगैरह में कभी कभी क्या होता है, पैराग्राफ दिया जाता है, उसके आपने आंसर देना, ठीक है ना। जैसा कि आपको कंप्रीहेंशन आपने पढ़े थे अपने 10th क्लास के अंदर, वही वाली है, ठीक है। उसमें पैराग्राफ दिया हुआ होगा, नीचे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, उसमें से आपने ढूंढ के क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। और जो एडवांस जैसा कि असिस्टेंट की पोस्ट है या यूडीसी एलडीसी जो दूसरी पोस्ट है थोड़ी सी बड़ी लेवल की है, तो फिर क्या होता है उसमें जो है उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ भी आता है, ठीक है। मतलब उर्दू दी गई होगी आपको और आपने उसकी इंग्लिश बनानी होगी, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि ये जो पैराग्राफ है ये आउट ऑफ द सिलेबस आता है। आप कोई भी पैराग्राफ कहीं से पढ़ लो, वहां से नहीं आएगा। ये हमेशा अपनी मर्जी का बनाया जाता है, आउट ऑफ द सिलेबस आता है। तो बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा पैराग्राफ को रटा लगाओगे, इसको हल करने का एक ही बेस्ट तरीका है, वो ये है कि आपने इसकी ग्रामर को सीखना है, जो कि हमारी इंग्लिश की क्लास में आपको अच्छे से समझाई जाएगी। और इससे इंग्लिश सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा एमसीक्यूज का, और साथ में आपका ये वाला भी कवर होगा, क्योंकि इंग्लिश की जब हम ग्रामर समझाएंगे तो आपको ऐसे लिखना आ जाएंगे, आपको उर्दू से इंग्लिश बनाना आ जाएगी। तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये थ्योरी का भी हम अलग से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। जितने ज्यादा हो सके अपने कंसेप्ट पर तवज्जो दो, क्योंकि इसके जो टॉपिक है उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ वाले, ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा को रटा नहीं लगा सकते, इसका सिलेबस फिक्स नहीं होता है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है किसी पोस्ट में, जैसा कि एएसआई वगैरह हो गया, बाकी हो गए, इसकी जगह पर क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन लिख के दे देंगे, आप जनरल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उसके आप आंसर देंगे। ये सारा थ्योरी के पार्ट में आएगा, ठीक है। मेरी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये 40 नंबर की एमसीक्यूज और ये 60 नंबर का आपके पास थ्योरी इस तरह का होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, कांस्टेबल का थोड़ा सा समझ लो कि आसान होगा, और बाकी जो पोस्ट है उनको फिर उनसे ऊपर होता जाएगा। तो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएंगी उसका स्केल बढ़ता जाएगा, उसका पेपर थोड़ा सा टफ होता है। असिस्टेंट का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं, ग्रेजुएटेड बच्चे, वो इसको मजाक में मत लें, आज इसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको मिलेंगे 90 मिनट्स
मतलब 1.5 घंटा आपको इसमें मिल जाएगा और आधा घंटा आपको इसमें मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 90 मिनट्स बहुत होता है, इतने में आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किन पोस्ट का होता है? फिजिकल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है कांस्टेबल का और एएसआई का, ठीक है। सिर्फ इन 2 पोस्ट का फिजिकल होगा। फिजिकल मीन रनिंग होगी सिर्फ आपकी, ठीक है, हाइट मेजरमेंट होगी और रनिंग होगी। तो बाकी जो पोस्ट है असिस्टेंट, स्टेनो, डेटा, यूडीसी, एलडीसी, इनका कोई भी फिजिकल नहीं होता, ना ही इनकी कोई हाइट जो है ना मेजरमेंट होती है, ना ही इनकी रनिंग होती है। तो आप लोग सुकून से सो सकते हैं। नीचे वाले ऊपर वाले अपना फिजिकल भी साथ साथ तैयार करते रहना, आपकी रनिंग जो है ना आ जाएगी अगस्त में ही। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आखिर में 2-4 बातें बताऊंगा आपको, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। वो आखिरी बातें भी आपने लाजमी सुननी है। पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। ये हमारे पास जो पेपर है ये ओरिजिनल पास्ट पेपर है। ये पेपर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो 2024 में हुआ था, ठीक है। ये इस्लामाबाद पुलिस का। अच्छा, ये थोड़ा सा धुंधला आपको नजर आ सकता है क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा पुराना है, तो इसकी हालत बिगड़ी हुई थी, तो मैंने इसको सीधा वगैरह करके पिक्चर में कन्वर्ट किया है। फिर भी आपको क्वेश्चन धुंधले नजर आए तो कोई मसला नहीं, मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा यहाँ पर। तो बेटा ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस का। एएसआई का ये पेपर है। अच्छा, बाकी पेपर भी हैं मेरे पास, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो, अगर मुझे टाइम मिला तो पेड क्लासेस से, ठीक है। तो मैं कांस्टेबल का भी करवा दूंगा, असिस्टेंट का, यूडीसी का, तो सबका करवा दूंगा। तो फिर आपने कमेंट में बता देना कि सर इसका भी करवा दे, तो मैं वो कोशिश करूंगा सोशल मीडिया पर एक आधा पास्ट और उसका भी करवा दूं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर हमारी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएंगी। जो दूसरी क्लास होगी उसमें फिर हम जो है ना टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर देंगे। इंग्लिश हो गई, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस ये वाला, तो हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर देंगे 1 by 1, और इसको भी हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि एमसीक्यूज का पार्ट 1 है, उसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे। पार्ट 2 है ये 90 मिनट, ये भी आपके पेपर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो पार्ट 1 है ये 40 नंबर का है, और पार्ट 2 जो है वो कितने नंबर का है? 60 नंबर का। तो टोटल वो कह रहा है कि 100 नंबर का आपका क्या है पेपर हो गया है, ठीक है। ये हमारा पेपर है ओरिजिनल, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एट लीस्ट 50%, 50% वो कहता है आप लोगों ने नंबर लेने हैं ईच पार्ट, हर पार्ट में। तो मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आपने आधे नंबर लेने हैं हर पार्ट में। जैसा कि ये 40 नंबर का है ना पहला पार्ट, तो इसमें से आपको लाजमी है कि आपने 20 नंबर लेने हैं पास होने के लिए, वरना आप फेल कंसीडर होंगे। और वो कह रहा है कि पार्ट 2 में आपको 30 नंबर लाजमी आने चाहिए, ठीक है। तो मिला के तकरीबन 50 नंबर मिलते हैं। तो हर पार्ट में 50% नंबर का मतलब है कि हर पार्ट में आपने आधे नंबर हासिल करने ही करने हैं। अगर आप नहीं किए तो आपका टेस्ट फेल होगा। अब बहुत से बच्चे समझे कि मैं 20 नंबर लेके पास हो जाऊंगा, 30 नंबर लेके, तो पास तो आप हो जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए पासिंग मार्क्स वालों को नहीं बुलाते हैं, सिर्फ जो बच्चे मेरिट पर होते हैं तो उनको बुलाया जाता है। इसका कभी आप समझ लो कि मैं लकीर पास कर लूंगा तो फिर मैं शायद हो जाऊंगा, ये आपकी 9th 10th या आपकी 11th 12th की डिग्री नहीं है कि आपने 50% नंबर या 33 नंबर ले लिए तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, आपको डिग्री मिल जाती है। इसमें जॉब नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको हाई मार्क्स की तरफ शिफ्ट होना है, 50% लेना, बल्कि अच्छे नंबर लेना। आपने 70-80% नंबर तकरीबन लेने ही लेने हैं, जिससे फिर आपका मेरिट बनेगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ये मेन पार्ट था रिटन टेस्ट जिसमें आपने अच्छे नंबर लेने हैं, तो ये लाजमी है। खैर ये आपने पास होने के लिए लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो है ना मेंशन है मजीद चीजें, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पार्ट 1 बता दिया, और पार्ट 2 इन्होंने बता दिया यहाँ पर कि यहाँ पर राइट ईच ऐसे, ठीक है। मैं पार्ट 2 आपको पहले पढ़ के दिखा देता हूँ। वैसे ये पार्ट 2 सेकंड नंबर पर होगा, ठीक है। ये मैं पहले आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि फिर हम आगे एमसीक्यूज करते हैं, इसलिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको करके नहीं दिखाने। अब मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ी लिख के दिखाऊंगा, आपको ऐसे लिख के दिखाऊंगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा इतना। तो पार्ट 2 में जो हमारे पास पहले है वो कह रहा है कि राइट ऐसे इन इंग्लिश वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, ठीक है। इसमें से 3 टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें से क्या करना था, एक टॉपिक पर आपने इंग्लिश में ऐसे लिखना था, और लिखा हुआ है 400 वर्ड्स का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 400 वर्ड्स का आपका होना चाहिए ऐसे। अच्छा, जैसा कि है रोल ऑफ पुलिस इन सोसाइटी, ये हमारे पास पहला टॉपिक है, इस पर आप लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। 20 नंबर का ऐसे है, ठीक है।
उसके बाद करंट रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद चाइना, ये दूसरा टॉपिक है कि हमारे चाइना के साथ अभी कैसे रिलेशन है, इस पर आप लिख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द करप्शन ऑन पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है, वो कहता है कि हमारे जो करप्शन का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, उस पर कितना है, ठीक है। ये बहुत ही 3 टॉपिक है आसान से, इसमें से आप लिख सकते हैं। ये जो ऐसे हैं हम इसको 1 बाय 1 करवाएंगे, आपको सारे ऐसे क्लियर करवा दें कौन कौन से आपने करने हैं और उन्हीं में से ही आएंगे, ठीक है। तो ये 20 नंबर का होगा। 3 टॉपिक में से जिसको दिल करे आप एक पर लिख सकते हैं और ये 400 वर्ड्स का आपने लिखना ही लिखना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा पार्ट था राइट ऐसे इन उर्दू, तो दूसरा यहाँ पर है 20 नंबर का दूसरा, वो कह रहा है कि उर्दू में ऐसे लिखो इन टॉपिक में से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टॉपिक दिए गए हैं, कभी कभी 2 नहीं भी होते, कभी कभी 1 भी आ जाता है, कभी कभी 3 भी आते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लिखना ही लिखना, ये आपका मेन पार्ट है। 2 टॉपिक है यहाँ पर, पाकिस्तान में मौजूद अकलियतों के बारे में मजमून लिखें, तो आपने यहाँ पर अपनी जो माइनॉरिटीज है उसके बारे में उर्दू में लिखना, ये वाला ऐसे, ठीक है। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार बयान करें, तो पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार, इस पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मैं वापस चल जाता हूँ। तो जो सिलेबस है ना यहाँ पर ये 40 MCQs हैं, ठीक है, इसमें उर्दू भी होती है, मैंने यहाँ पर उर्दू नहीं लिखी है, उर्दू की MCQs भी होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपने साथ में ही करनी है, तो इस सिलेबस में बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उर्दू की MCQs भी आ जाती हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया उर्दू का ऐसे, ठीक है। और तीसरा पार्ट यहाँ पर जो था ASA के पेपर में मुझे था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड, ठीक है। इस पैराग्राफ को आपने केयरफुली पढ़ना है, वही वाला है जो आपने 9th 10th में कंप्रीहेंशन पढ़ते थे, ठीक है। इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है और इसके नीचे जो है ना आपने आंसर देने हैं बस। ठीक है, ये नीचे आपको आंसर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। पैराग्राफ को पढ़ना है, पहला सवाल यहाँ पर है, इसका आपने वो थ्योरी के अंदर लिखना है, ठीक है, ये मरूजी नहीं है। दूसरा सवाल पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है और ये पांचवा, 5 के 5 के आपने आंसर देने हैं, ठीक है। ये तीसरा इसका होता है 20 नंबर का, ये होता है, ठीक है। 2 ऐसे हो गए, एक इंग्लिश वाला एक उर्दू वाला। दूसरा जो है यहाँ पर ये पैसेज होगा आपके पास, या फिर क्या होगा, आपको उर्दू का पैराग्राफ दिया जाएगा, उर्दू से आपने इंग्लिश बनानी होगी, ठीक है। असिस्टेंट के पेपर में खासतौर पर वो लाजमी होता है। और साथ में उसकी जगह पर ये भी ना हो, उर्दू से इंग्लिश वाला भी ना हो, तो फिर इसकी जगह पर क्वेश्चंस होते हैं, अलग से क्वेश्चन होते हैं कि तुम पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हारा क्या मकसद है, या बहुत सारी चीज़ें उसमें आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, उसके भी क्वेश्चंस के आंसर का पार्ट भी बना सकते हैं। वो 4-5 क्वेश्चन दे देंगे, 5-5 नंबर के, ठीक है, या 4-4 नंबर के, तो आपने वो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सब कुछ करने से हर चीज़ हो जाती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत से बच्चे करते हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब जरा स्टार्ट कर, यहाँ पर जो है ना पहला हम कर लेते हैं जो हमारा पास्ट पेपर है, इसकी थोड़ी सी हम अब MCQs करते हैं जो कि पार्ट 1 में थी, ठीक है। पार्ट 1 जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अच्छा, 30 मिनट इसमें मिलेंगे बल्कि, ठीक है। 40 नंबर का ये होगा पार्ट 1, ठीक है। तो पहले MCQs यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास MCQs है, मार्क यूज टू रेज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। वो कह रहा है कि कौन सी अलामत जो है यूज की जाती है स्कैटर्ड सब्जेक्ट को इकट्ठा करने के लिए या उसको रेज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो ये इंग्लिश की जो पंक्चुएशन होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि जो हमारे पास कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, डैशेस होती हैं, उनकी बात हो रही है। जब हम मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करते हैं ना, तो हम वहाँ पर डैश का यूज़ करते हैं उनको जो है ना रेज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, डैश आएगा, ठीक है। ये आपको हो सकता है क्लियर नज़र ना आ रहा हो, मैं पढ़ता आ रहा हूं, तो आपको मेरे अल्फाज पे तवज्जो रखनी है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, जैसा कि मैं लिखता हूं यहाँ पर फैसल हो गया, या यहाँ पर यासिर मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है, इस तरह से कुछ और लिख देता हूं, अली लिखता हूं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैं डैश लिखे ऑल टुगेदर। तो ये क्या है, ये मेरे पास जो फैली हुई चीजें थी, जो छुकड़ी हुई चीजें थी, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में थी ये टेक्स्ट, उनको जोड़ने के लिए फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डैश का यूज कर देता हूँ, ठीक है। ये आसान सा है, पंक्चुएशन के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शी डैश इंग्लिश नो। वो कहता है कि बताओ इसमें जो है ना खाली जगह पर क्या आएगा। देखो, सबसे पहले शी है, इंग्लिश है और नो है। ये जो हमारे पास फिक्रा बन रहा है, ये बेसिकली फिक्रा बन रहा है। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्रा। ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। क्या मतलब है, शी इंग्लिश नो, और नीचे क्या है, स्पीक है, कि वो जो है बोल रही है अभी तक, अब तक इंग्लिश। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं अभी तक बोल रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये जो है ना कहाँ चले जाऊंगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं काम जारी है। ये भी क्या कर रही है, अब तक वो बोल रही है, मतलब चुप नहीं हुई। जब बोल रही है तो मतलब काम जारी है। अब जब काम जारी होता है तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है। सिंपल सी बात है। जब कंटिन्यूअस आ जाए तो हम क्या करते हैं, इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं और आई एन जी वाली फॉर्म लगा देते हैं। तो पीछे शी है, शी एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं इज, ठीक है। और इस जब लग जाएगा तो 100% है कि इसके आगे आई एन जी वाली फॉर्म रहेगी, तो ये हो जाएगा स्पीकिंग। तो शी इज स्पीकिंग हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर आपने टेंस का यूज करना था। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैप्रेशियस। कैप्रेशियस का आपने बताना है कि सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम मतलब हम अल्फाज मानी, ठीक है। तो इसके साथ मिलता जुलता मीनिंग वाला हमने वर्ड ढूंढना है। कैप्रेशियन अपना यहाँ पर सॉरी बल्कि सिनोनिम नहीं है, ये है एंटोनिम, ठीक है। मुखाले पूछ रहे हैं यहाँ पर पूछा गया चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्रेशियस। कैप्रेशियस का आपने एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाला जो होता है वर्ड, ठीक है। तो कैप्रेशियस का मतलब होता है ऐसा बंदा जो अपना मूड चेंज कर ले, चेंज करने वाला, जिसके प्लान चेंज होते रहते हैं। जैसा कि आपके प्लान अभी आप क्लास देखेंगे, फिर आपके प्लान चेंज हो जाएंगे कि यार छोड़, फिर बाद में आखिर में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अचानक से चेंजिंग होने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कैप्रेशियस कहते हैं। तो इसका अपोजिट यहाँ पर क्या रहेगा, अनचेंजिंग। अनचेंजिंग का मतलब जो बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर अपोजिट मीनिंग वाला रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आई वुड हैव हेल्प हिम इफ, मैं उसकी मदद करता इफ, अगर वो, टू मी, अगर वो जो है ना, फिर नीचे आपने बताना क्या लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशनल फिक्रे होते हैं, ठीक है। कंडीशनल फिक्रे आपको पता होगा किसे कहते हैं। कंडीशन फिक्रे में क्या होता है कि अगर यहाँ पर जो है ना आई वुड हैव का यूज है, मेन क्लास के अंदर आई वुड हैव का यूज है, तो फिर इफ क्लास में जो होता है वहां पर क्या यूज होता है, वहां पर आपने लगाना होता है हैड जमा थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन ढूंढना ये है हैड कम, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, हैड कम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने हैड के साथ लगाना होता है यहाँ पर। इसमें है जो हम ना बेसिकली हम उन चीजों का यूज करते हैं जो कि जिसमें हमें क्या होता है, पछतावा होता है कि यार काश वो मेरे पास आ जाता तो मैं उसकी बहुत हेल्प करता। तो आपने हैड वाला ऑप्शन लगाना है यहाँ पर लाजमी, और इसके साथ बेसिकल तो केम आना चाहिए, तीसरी फॉर्म केम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने केम नहीं लगानी। ये बेसिकली एक कंडीशनल फिक्र है जिसमें जो ऑप्शन आपको हेड के साथ मिले बस आपने वही लगाना है, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पर कोई नहीं लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, What is the synonym of exemplify? तो बताओ कि exemplify का synonym क्या है। exemplify का मतलब क्या होता है, मिसाल देकर समझाने को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो है ना illustrate, ये इसका synonym रहेगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, मिसाल देकर समझाना, बड़ा ही अच्छे तरीके से समझाना, जो कि मैं आपको उम्मीद करता हूँ समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी। कंप्लीट द idioms हेल हैथ नो फ्यूरो लाइक, ठीक है। तो आपने इस ईडियम को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आएगा अ वोमेन्स कॉर्न, ठीक है। ये एक पूरा ईडियम है, फिक्स होता है कि हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वोमेन्स कॉर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है कि जिस इसका अ वोमेन्स कॉर्न का मतलब क्या होता है, फ्यूरी नो फ्यूरी लाइक अ वोमेन्स कॉर्न। इसका मतलब ये होता है कि जिस औरत को प्यार में मोहब्बत में धोखा मिलता है तो उसके गजब जो है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक पूरा ईडियम है, फिक्स होता है, ठीक है। ये ईडियम आपने 1 बाय 1 जान करने हैं, जो कि आपके सिलेबस में है और हमारे नोट्स में भी मिलेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंटीफाडा, ठीक है। देखो ये एंटीफाडा जो है बेसिकली ये एक अरबी का वर्ड है, ठीक है। अरबी के वर्ड्स की ये एक टर्म है जिसे हम एंटीफाडा कहते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अपराइजिंग। ये किस लिए होता है, ये कहते हैं ऐसी चीजों को जब आप एहतजाज करते हैं, हुकूमत के खिलाफ निकलते हैं, तो उसके लिए यूज होता है एंटीफाडा। ये शुरू कहाँ से हुआ था, इसका जो हम अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो जो फलस्तीनी हैं, हमारे फलस्तीनी बहन भाई, जब वो उन्होंने इजराइलियों के खिलाफ तहरीक शुरू की, उनके खिलाफ बगावत शुरू की, या उनके खिलाफ समझ लें एहतजाज शुरू किए, तो वो उसके लिए यूज हुआ ये एंटीफाडा, ठीक है। तो ये एक पूरी टर्म है जो कि यूज होती है, ये फिक्स होती है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज नो रीजन एनीवन शुड बिहेव क्रूरली, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई वजह नहीं थी कि उसके साथ जो है ना जुल्माना, जो जुल्म वाला सलूक है वो किया जाता। तो यहाँ पर आपने लगाना, यहाँ पर पूछेगा क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा वाई, ठीक है। ये क्या है कि इसकी कोई वजह नहीं है कि क्यों किसी के साथ जो है ना हम क्या करें,
जुल्म वाला सलूक करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का आपने बताना है उलट, एंटोनिम बताना है यहाँ पर आपने। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? गैर मारूफ, छुपा हुआ, जो मशहूर ना हो, गैर मारूफ हो, जिसको कोई जानता ना हो, उसे बोलते हैं ऑब्सक्योर। बहुत ही फेमस है, बहुत क्विज पेपर्स में मैंने पढ़ा चुका हूँ, बहुत पेपर में आया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? इसका अपोजिट फेमस रहेगा। फेमस क्यों रहेगा? क्योंकि इसका मतलब होता है मशहूर, जिसको लोग जानते हो। बल्कि ये छुपा हुआ नहीं है, ये एक छुपा हुआ होता है जिसको वो लोग जानते नहीं, गैर मारूफ चीज होती है। इसके बाद चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड असेमिलेट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस जो वर्ड है असेमिलेट, इसमें से नीचे से आप वर्ड चूज करें जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करता है इसके मीनिंग को। मतलब ये दूसरे लफ्जों में आपसे सिनोनिम्स ही दोबारा से पूछा जा रहा है असेमिलेट का। तो असेमिलेट का मतलब होता है अपना जज्ब करना, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा यहाँ पर? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब भी क्या होता है? जज्ब करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर सिंपैथी टॉक्स। वो कहता है कि एक ऐसा बंदा जो कि ढूंढ रहा होता है, तलाश में होता है कि फॉर सिंपैथी टॉक्स, के वो उसके साथ हमदर्दी वाले बातें की जाएं, तो उसको जो है ना क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लेंटिवली, ठीक है। प्लेंटिवली किसे कहते हैं? एक ऐसे बंदे, ये जो है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहलाता है, जिसमें क्या होता है? एक वर्ड पूरे फिक्रे को डिफाइन करता है। जैसा कि एक डॉक्टर उस बंदे को कहते हैं जो कि पेशेंट्स का इलाज करता है, तो हम उसको कहते हैं डॉक्टर। अब एक लफ्ज से हमें पता चल जाता है कि डॉक्टर किस चीज का नाम है। इंजीनियर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये चलते ये इंजीनियर का काम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो वो सॉफ्टवेयर बनाता है, इस तरह से मैकेनिकल वाला हो तो वो बाकी चीजें बनाता है। तो इसी तरह से हमें एक एक वर्ड, जैसे मैं टीचर, टीचर का मतलब क्या है? एक ऐसा बंदा जो कि आपको पढ़ा सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक ऐसा बंदा जो कि ढूंढता है गम अपने शेयर करने के लिए, उसके साथ सिंपैथी वाली बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिवली कहते हैं। और ऐसे अक्सर आपको मिल जाएंगे लैला मजनू वाले जो कि अपने दुखी हाल सुनाते रहते हैं, वो प्लेंटिवली होते हैं, जो कि जिनको अच्छा लगता है कि उनके गम, उनके दुख जो है ना सुने जाए। और सुना करो, क्योंकि क्या पता बेचारों के साथ क्या हुआ, क्या उनकी मुश्किलें हो, ठीक है। द इडियम्स टू ब्रेक अ लेग मीन्स, ये जो ईडियम है वो कह रहा है कि बताओ टू ब्रेक अ लेग का मतलब क्या है? ये एक ईडियम है, ये फिक्स होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी आपने हमें ट्रांसलेशन बतानी है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं? ईडियम्स को हल्के में लेते हैं, वो कहते हैं इसका ट्रांसलेशन करते हैं टू ब्रेक अ लेग। ब्रेक मतलब तोड़ना, अ लेग किसी की टांग तोड़ना। तो यहाँ पर आपने लगा देना है टू, ये टू काज एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी, ठीक है। तो किसी की हम टांग तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल भी ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है किसी की टांग तोड़ना, इसका मतलब उलट बनता है। क्या मतलब बनता है इसका? इसका मतलब होता है कि टू विश समवन गुड लक। किसी को जब आप विश करते हैं कि यार गुड लक, तुम्हें कामयाबी हासिल हो, जिसको आप नसीहत करते हैं, मैं जैसे आपको कहता हूँ इंशाल्लाह तुम्हारी जॉब लग जाए, तो मैं क्या कहूंगा कि टू ब्रेक अ लेग, कि मैं तुम्हारी टांग नहीं तोड़ रहा बल्कि मैं तुम्हें विश कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ईडियम्स जो होते हैं, अगर आप नॉर्मली मीनिंग उसका पढ़ोगे तो वो ऐसा लगेगा कि शायद आप उर्दू में ट्रांसलेट करोगे तो वो आपको यहाँ पर मीनिंग लगेगा, लेकिन इसका मतलब उलट होता है। अक्सर अक्सर जो है इनका उलट होता है। तो इसका मतलब क्या बनेगा? टू ब्रेक अ लेग का मतलब टांग तोड़ना नहीं, बल्कि इसका मतलब है किसी बंदे को गुड लक की विश करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन मॉडिफाई अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड द पैराग्राफ स्पेसिंग इन द, ठीक है। वो कह रहा है, ये कंप्यूटर का सवाल है, एमएस वर्ड से आया हुआ है, कि आप जो है ना अलाइनमेंट जो होती है जिसमें हम लेफ्ट राइट करते हैं टेक्स्ट को, जिनको एमएस वर्ड वगैरह नहीं आता उनको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, जिन्होंने चलाया हुआ उसको समझ आ रही होगी। उसमें हम पैराग्राफ की स्पेसिंग करते हैं तो वो कौन से टैब में होता है? तो ये होता है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट को लेफ्ट साइड रखना है, टेक्स्ट को राइट साइड रखना है, सेंटर में रखना है, पैराग्राफ को कहाँ पर रखना है, तो ये सारा कुछ इसी सेक्शन में आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, ऐसा कंप्यूटर जो कि क्या करता है? प्रोसेस करता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को प्रोसेस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है जो कि एनालॉग को होता है, दूसरा होता है डिजिटल, ठीक है। एनालॉग वगैरह जो होते हैं ज्यादातर ये हॉस्पिटल वगैरह में यूज होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड के साथ चीज जुड़ी होती है, या आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए एनालॉग सिग्नल, या टेम्परेचर को चेक करने के लिए भी होते हैं, तो ये एनालॉग होता है। डिजिटल अगर दोनों को जो यूज करे वो कौन सा कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, विच
व्यूज विच व्यू शो मार्जिन्स एंड द रूलर, ठीक है। तो वो कह रहा है कौन सा व्यू जो है मार्जिन शो करता है और रूलर, ठीक है। ये भी MS वर्ड जो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है उन्हीं का क्वेश्चन है। इसमें ये बता रहा है कि कौन सा जो व्यू है ये आपको पता, जिसमें कि आपका जो मार्जिन है, मार्जिन क्या होते हैं, जब पेज के आखिर में खाली जगह छोटी होती है ना, ये वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिन। जो आपने अक्सर बुक में देखा होगा, इसके साइड पर कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। क्यों नहीं लिखा होता? वो मार्जिन होते हैं बेसिकली। तो ये वो कहाँ पर ऑप्शन होते हैं? ये होते हैं पेज लेआउट में ऑप्शन होते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्लेराइट इन यूरोपियन लिटरेचर इन विच कैटेगरी हैज प्लेज फॉल, ठीक है। जो विलियम शेक्सपियर है वो कहता है कि बहुत ही जबरदस्त राइटर है, यूरोपियन का जो यूरोपियन लिटरेचर है उसका, तो कौन सी किस्म के उसके प्ले होते हैं, ठीक है। तो कॉमेडीज, ये भी ठीक है। विलियम शेक्सपियर, ये जो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश में किया हुआ है ना, BS इंग्लिश किया हुआ है या उन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ है, तो इंग्लिश लिटरेचर वाले, ठीक है, तो उनको पता होगा पड़ा विलियम शेक्सपियर कौन है, ठीक है। बेसिकली ये कौन है? राइटर्स हैं जो कि कॉमेडीज के ड्रामे वगैरह लिखते हैं। उसके बाद इनकी जो है ना ट्रेजेडीज भी हैं, इनकी हिस्ट्री भी है, तीनों पर इनके हैं, ठीक है। जैसा कि ट्रेजेडीज पे जो है ना इनका है हैमलेट, एक मशहूर इनका जो है ना ये है ड्रामा है, ठीक है। ट्रेजेडी पे हैमलेट हो गया, उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। हिस्ट्री है, कॉमेडी पर भी है। तो ये बेसिकली एक प्ले राइट है जो कि ड्रामा निगार है और ये लिखता है, बहुत ही मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर में, विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके रहेंगे। ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट, वो कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो है ना तमाम कंट्री जो है परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, सिर्फ किसके, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है? जो UNO है, अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट, ठीक है ना। 5 में परमानेंट कौन कौन से होते हैं? अमेरिका है उसमें, उसके बाद चाइना है, रशिया है, बरतानिया है और फ्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना रशिया तो इसका परमानेंट मेंबर है, ठीक है, ये बात ठीक है। USA भी है और फ्रांस भी है। तो जर्मनी जो है ये इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, बल्कि ये नॉन परमानेंट मेंबर है। मतलब नॉन परमानेंट मेंबर में आता है, ये सिलेक्ट होते हैं नॉन परमानेंट, हर 2 साल बाद ये सिलेक्ट होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान भी अभी इसका नॉन परमानेंट मेंबर है, फिर ये 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं, वोटिंग होती है, फिर कोई और आ जाता है, फिर इंडिया आ जाएगा। बाकी तो नॉन परमानेंट, ये 5 के पास जो है परमानेंट मेंबर जो होते हैं इनके पास पावर होती है जिसका नाम होता है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फैसले को मना कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, जो वर्ल्ड वाइड अप्लाई होता है। व्हाट इज द मीन्ड बाय द साइन डाई, ठीक है। साइन डाई का मतलब क्या? ये बेसिकली फॉरेन फ्रेज है। तो साइन डाई बोलते हैं एक ऐसी चीज को जिसमें क्या होता है कि विदाउट फिक्सिंग अ डेट, यहाँ पर इसका मीनिंग आएगा। मतलब क्या होता है? ये बेसिकली अदालत में यूज होती है साइन डाई का यूज। ये एक इंटरनेशनल एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि हम जो सुनवाई है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करती है। आपने मूवी में सुना होगा या न्यूज में सुना होगा कि इसकी जो सुनवाई है, ये जो इसकी पेशी वगैरह है अपना, इसको हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? यही होता है, साइन डाई इसको कहते हैं। तो इसका मतलब होता है विदाउट फिक्सिंग अ डेट, कि हमने डेट फिक्स नहीं की, हमें कोई पता नहीं कब तक हमने इसको स्टार्ट करना है, तो इसे बोलते हैं, ठीक है। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हैज बीन कॉज्ड मेनली बाय, तो वो कह रहा है कि जो ओजोन लेयर खराब हो रही है वो उसकी मेन वजह क्या है? जो हमारी आसमान पर ओजोन लेयर है, जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं वहां से, कैंसर वाली रेज आती है, उनको रोकती है जमीन पर आने से, तो वो किसकी वजह से खराब हो रही है, जिसकी वजह से वो रेज नीचे आ रही है और लोगों को कैंसर भी हो रहे हैं? तो उसकी मेन वजह जो यहाँ पर है द रिलीज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ये क्यों खराब हो रही है? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये जो हम रिलीज कर रहे हैं, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है और बाकी चीजें निकलती है, तो ये ऊपर जाती है, ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है और उसको फिर ये खोखला करती है, इसलिए ये इसको नुकसान पहुंचा रही है। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंडलॉक कंट्री, पूछा गया कि कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक किसे कहते हैं? ऐसा कंट्री जिसको समंदर ना लगता हो, ठीक है। जैसा कि अफगानिस्तान हमारा हमसा है, इसको समंदर नहीं लगता, पाकिस्तान को लगता है, हमारे कराची वाले एरिया, बलोचिस्तान वाले एरिया में लगता है।
तो पाकिस्तान लैंड लॉक नहीं है, ठीक है। लैंड लॉक मतलब जो जमीन से घिरा हुआ, जिसको लैंड ने लॉक किया हुआ चारों तरफ से, ठीक है, समंदर ना। और समंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से ही ट्रेड होती है, तिजारत होती है। ज़्यादा तिजारत होती है वो किससे होती है? समुद्री रास्ते से होती है, क्योंकि बड़े बड़े वजन के सामान आप उसी में लेके जा सकते हैं और वो सस्ता भी पड़ता है। हवाई जहाज से आप इतना सामान नहीं लेके आ सकते और वो महंगा भी पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है जी माउंट एवरेस्ट हाइट इज 29028 फीट। व्हाट इज द हाइट इन मीटर? वो कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट ये है, तो बताओ इसकी हाइट मीटर में कितनी होगी? ये फीट में है, ठीक है, फुट में है, और ये वाली आपने मीटर में बतानी है। तो इसकी मीटर में जो हाइट बनती है तकरीबन वो बनती है 8848 बनती है, ठीक है। ये इसकी मीटर की हाइट है। माउंट एवरेस्ट आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? K2 है, जो कि पाकिस्तान में है। The atmosphere pressure at any place is measured by, वो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है किसी भी जगह पर किसके जरिए मेजर करते हैं, किसके जरिए हम उसकी पैमाइश करते हैं? तो इसके लिए आला होता है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर के जरिए हम एटमॉस्फेयर की मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अभी तक इंग्लिश चल रहा था, ठीक है, जनरल नॉलेज थोड़ा सा आया, एवरीडे साइंस भी आ गया। ये एवरीडे साइंस का सवाल है, ठीक है। तो हर सवाल हर उसके साथ मिक्स होके आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैथ के यहाँ पर, इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 एंड y इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू x इक्वल, ठीक है ना। ये उसने स्टेटमेंट दिया कि y जो है, यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ, ये शायद आपको धुंधला नजर आ रहा हो। तो वो कह रहा है कि y इसके इक्वल है। अगर y की वैल्यू 5 हो तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखो y की वैल्यू आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 5 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5, और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर किया, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है। x की वैल्यू निकालने का मतलब है x को बराबर की उस साइड पे अकेला कर लो या इस साइड पे अकेला कर लो, दोनों में मसला नहीं है। तो मैं उसको उसी साइड पे अकेला करूंगा। कैसे करूंगा? ये हो जाएगा 5 और ये मेरे पास बराबर इक्वल का साइन है, इसको बॉर्डर समझ लो। इसको जो ही क्रॉस करके कोई आएगा इस साइड पे तो वो क्या करेगा? उलट हो जाएगा, ठीक है। जम्मा का होगा तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, अगर ये ज़र्ब होगा तो यहाँ पर तकसीम हो जाएगा। इसी तरह से तकसीम होगा तो ज़र्ब, माइनस होगा तो जम्मा। तो ये रूल होता है मैथ का बेसिक। जम्मा का 12 यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 12, ठीक है। और ये बच जाएगा हमारे पास 3x। अब देखो माइनस के 12 में से 5 चले गए, बाकी कितने बजाएंगे? माइनस के कितने बजाएंगे? 7, ठीक है ना। माइनस का ये भी ख्याल करना है आपने। उसके बाद 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब क्या होता है? जब वो इस साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तकसीम। तो 7/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू -7/3, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ये ऑप्शन में ढूंढ लेना, ये वाला, ठीक है। ये हमारा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? 7/3 ये भी लगा सकते हैं, ये जमा वाला ये नहीं लगाना आपने। क्यों? क्योंकि माइनस को आपने भूलना नहीं है। 12 माइनस के 12 में से 5 जा रहे हैं तो अलामत माइनस के 12 की लगेगी, क्योंकि बड़ा वर्ड वही है, ठीक है। ये एक बेसिक सवाल था, ये अलजबरा में से था। उसके बाद नेक्स्ट है हाफ ऑफ द 1% रिटर्न एज द डेसिमल इज। वो कह रहा है कि 1% के जो हाफ है उसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल मतलब इशारे वाली फॉर्म है, ठीक है। सवाल क्या है? हाफ ऑफ 1%, 1% का आधा, ठीक है। अब इसको आसान है हल करना। हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है 1/2। आधे को ऐसे ही कहते हैं ना, किसी चीज का आधा करना तो 1/2 उसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ जहां पर भी आए, ऑफ का मतलब समझना, ऑफ का मतलब होता है ज़र्ब। देखो ठीक, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऑफ 1%, 1% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आसान है। चलो मैं इसको यहाँ पर ऑफ ही लिख देता हूँ, ये पहले हमारे पास ऑफ है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि हाफ ऑफ 1%। इसको वो कहता है इशारे वाले फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, देखो ये हो गया 1/2। ऑफ का मतलब हमेशा ज़र्ब होता है और 1% का मतलब है 1 के बटे में 100, क्योंकि इसका मतलब परसेंट का मतलब ये होता है, ये बटा हो गया, ये इसके नीचे 2 0 समझ लो, ठीक है। तो 1 के बटे में 100 आ गया। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे करेंगे? ऊपर वाला साथ हो जाएगा 1 और नीचे वाला नीचे के साथ 1000, 2100 क्या हो जाएगा? 200, ठीक है। अब उसने क्या बोला है आपको? इसको आपने लिखना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मुश्किल मेथड नहीं बता रहा, आपको आसान बताता हूँ। इसको आप तकसीम कर लो। कैसे करोगे? ये हमारे पास 200 और ये हमारे पास 1 था, ठीक है। आपने पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, ठीक है।
ये एक जीरो लग गया, ठीक है। अब इसकी बारी नहीं जाती है तो फिर आप यहाँ पर जीरो लगाने के बाद फिर नीचे जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से बारी नहीं जाती तो फिर दोबारा आप यहाँ पर जीरो लगाने के बाद यहाँ पर जो है ना जीरो लगा सकते हैं, ये रूल कहता है हमें। उसके बाद अब हम लगा सकते हैं बारी। तो 5 को अगर मैं बारी लगाऊं तो ये 5 200 करो तो 1000 ही बनता है, तो ये हो जाएगा 1000, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर कैंसल। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ये 0.005 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला 0.005 हमारा क्या रहेगा आंसर। देखो इस साइड पे जीरो लगाना, लगाओ या ना लगाओ कोई मसला नहीं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप लगा सकते हैं पॉइंट के इस साइड पे। तो ये हमारा पहला आंसर रहेगा, 0.005 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत ईजी था। नेक्स्ट हमारे पास है the angle between the minute hand and the hour hand of a clock when the time is 4:20। वो कह रहा है कि बताओ जो एंगल है हमारा, जो मिनट वाला हैंड है मतलब जो हमारी मिनट वाली सुई है, उसके बाद आवर एंड मतलब क्या, मतलब जो हमारी घंटे वाली सुई है, क्या होगा जब 4:20 बज रहे हो, ठीक है ना। 4:20 का टाइम हो तो तब आपने घंटे वाली सुई और इनका जो अपना मिनट वाली सुई है, इनके दरमियान में क्या एंगल बन रहा है, क्या डिफरेंस बन रहा है, ये आपने बताना है, ठीक है। इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है एंगल को जब घड़ी का एंगल मालूम करना तो एक फार्मूला लगा देना जिसका नाम होता है क्या, 30 आवर्स, ठीक है, h, ठीक है, और -13/2 मिनट। ये एक फार्मूला होता है फिक्स, ठीक है। जब भी आपने एंगल मालूम करना है, मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास हो जाएगा 30 और आवर्स कितने हैं मेरे पास, अब मुझे पता है टाइम क्या है हमारे पास, 4:20 है, ठीक है। तो 4 घंटे है मतलब 20 मिनट है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 घंटे -13/2 और मिनट मेरे पास कितने हैं, 20 मिनट है यहाँ पर। तो ये मेरे पास यहाँ पर 20 मिनट आ रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। अच्छा अब इसको मैं हल कर सकता हूँ, 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये जगह बनेगा 120। और इसको हम कैसे हल करेंगे, 2 को हम यहाँ पे काट सकते हैं, 2 1 2 10 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10 × 13 आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, कोई राउंड अबाउट कोई 130 मेरे ख्याल में शायद आएगा, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई 10 डिग्री का हमारे पास क्या बनेगा, बाकी आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस वगैरह नहीं लगाना आपने, तो 110 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आसान था, ये एक फार्मूला होता है, आप इसको लगा सकते हैं, इसको इधर रख के इसको इधर रख के दोनों तरफ रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ 35। वो कह रहा है कि 35 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। 35 का स्क्वायर आपने यहाँ पर बताना है। 35 का स्क्वायर आसान है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार ज़र्ब करना, ठीक है। स्क्वायर किसे कहते हैं, इसको कहते हैं मुरब्बा, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये स्क्वायर है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 35 को 2 के साथ ज़र्ब कर देते हैं, वो 70 आंसर निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालना आपने। स्क्वायर का मतलब होता है वही जो रकम है आपस में 2 बार ज़र्ब खा रहे, ठीक है। तो 35 × 35 जब आप करोगे, ये आप कर लेना, आसान है, 1225 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। वो कह रहा है कि इस जो क्वेश्चन जो फॉलोइंग सीरीज है, इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, कौन सा नंबर यहाँ पर आना चाहिए, देख लेते हैं इसको। इसमें जो है 3 है, फिर 8 है, फिर अपना 6 है, 14 है, 20। यहाँ पर बेसिकली क्या है, IQ का सवाल है, ये नंबर सीरीज का सवाल है। मैं सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक पास पेपर करवा रहा हूँ। जब हम प्रॉपर क्लास शुरू कर देंगे तो फिर आपको एक एक कंसेप्ट समझाया जाएगा कि इस तरह के सवालों को कैसे करना है, हर टाइप आपको समझाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का कोई पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। यहाँ पर इसमें 2 सीरीज चल रही है, बेसिकली क्या चल रही हैं, 3 से बन रहा है 6, 6 से बन रहा है ये, उसके बाद दूसरी सीरीज चल रही है 8 से 14, 14 से क्या बन रहा है ये वाला, ठीक है। 2 सीरीज चल रही है, कैसे चल रही हैं, 3 से 6 कैसे बना है, अगर हम 3 में 3 क्या करते हैं, जमा कर देते हैं तो ये 6 बन जाता है, ठीक है। 6 से अब हम आगे हमने बनाना है जो कि सवाल निशान है, ठीक है। इसको हम और तरह से चेक भी कर सकते हैं, 8 से 14 बन रहा है, तो यहाँ पर देखो आप 8 से 14 कैसे बना है, इसमें हमने 6 को जमा किया है, ठीक है। 14 से फिर 20 कैसे बना, इसमें हमने 14 में अगर हम 6 को जमा कर दें तो 20 बनता है। तो इसका मतलब यह है ऊपर वाली सीरीज में 6 जमा होता आ रहा है और नीचे वाली सीरीज में क्या जमा होता हुआ आ रहा है, 3 जमा होता हुआ आ रहा है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 6 के अंदर 3 को जमा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो 9 आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इसके कंसेप्ट होते हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे, मैथ रट लगाने वाली चीज है ही नहीं।
When did Pakistan win gold medal for the first time in Olympics? कब पाकिस्तान ने पहली बार जो है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था? तो पाकिस्तान ने 1960 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। और ये किस में जीता था? पाकिस्तान ने हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो यहाँ पर जीता था, पहला वर्ल्ड कप था और ये पाकिस्तान ने जीता था और इंडिया को हराया था 1-0 के गोल से। मतलब पाकिस्तान ने 1 गोल किया था और इंडिया ने 0 किया था। तो ये हो भी रहा था इटली वाले शायद जो रोम है वहां पर हो रहा था ओलंपिक्स, तो पहला हमने ये जीता था। और पाकिस्तान 4 बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीत चुका है, हॉकी का 4 बार, क्रिकेट का 1 बार जीता है। लेकिन आज हाल ये है हॉकी को कोई पूछता भी नहीं, ना कोई देखता है, ना ही कोई खेलता है और टीम भी बेकार हो चुकी है। तो खैर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द सीरीज, इसमें सीरीज को देखना है आपने और बताओ व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, कौन सा नंबर जो है ना आगे आएगा। ये दोबारा से अगेन आईक्यू का क्वेश्चन है, मैथ के जो आईक्यू पोर्शन है जिसमें एक सीरीज बनाई गई है। क्या बनाई है? 2 से 1 बन रहा है, 1 से 1/2, 1 से 1/2 के बाद 1/4 बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, हो कुछ यूँ रहा है कि ये आधा नंबर होता है। ठीक है, 2 का हाफ हुआ 1 बन गया, 1 का हाफ 1/2 होता है, 1/2 का हाफ 1/4 था। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 का हाफ, देखो हाफ का मतलब क्या होता है, उसे 1/2 के साथ ज़र्ब कर दो, हाफ का मतलब आधा। ठीक है, 1 का हाफ, ये कट गया तो बाकी आंसर क्या आया? 1, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आगे देखो, 1 का हाफ करता हूं मैं, 1 का हाफ का मतलब 1 ज़र्ब 1/2, तो ये कैसे हो जाएगा? 1 ज़र्ब 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1/2, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी तरह से इसी 1/2 का हाफ करता हूं मैं, 1/2 का हाफ कैसे होगा? 1/2 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 1/2 ही होता है। ठीक है, तो 1 ज़र्ब 1, 2 क्या हो जाएगा? 4, तो यहाँ पर 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आगे भी हमने वही काम करना है। काम क्योंकि सेम हो रहा है, हर नंबर अपना आधा होता आ रहा है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर 6 लगाते हैं, 1/6 नहीं लगाना आपने, ये बटे में आ रहा है। बटे में मतलब सीधी गिनती नहीं होती, 2, 4, 6, कभी आप ऐसे मिला दो तो आप इसका हाफ करोगे। हाफ कैसे करोगे? 1/4 का हाफ हमने करना है, ये हो जाएगा 1/2, ये 1 ज़र्ब 1, 4 क्या हो जाएगा? 8, तो 1/8 इसका हाफ बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी यही रहेगा। ठीक है, 1/8 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द ओड वन आउट। 13 है, फिर 41 है, फिर 43 है, 47, 53 है, 61 है, 71 है, 73 है और 81 है। इसमें से वो कहता है कि ओड वन आउट बताओ। ओड वन आउट मतलब जो इनमें से अलग हो, अजीब हो, ठीक है ना, अलग नजर आ रहा हो, जो इनकी क्लास का ना हो, उसे बोलते हैं ओड वन आउट। अब देखो यहाँ पर ये क्या अजीब लग रहा है, सारे हैं तो गिनती सारी है, 13 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे आप जो नंबर्स की तकसीम है, यानी कि ये जुफ्त नंबर हैं, इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, ताक नंबर हैं या प्राइम नंबर्स हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर सारे जो हैं ये प्राइम नंबर हैं, सिर्फ 81 को छोड़कर। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं। 13 जो है सिर्फ 13 पर ही तकसीम होगा, इस पर 1, 2, 3, 4 पर किसी का वार जो है ना बारी नहीं जाएगी। ऐसे ही 41 है, 43 है, तो ये अपने आप पर तकसीम होते हैं, ये प्राइम नंबर। ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एक अपना ऑड नंबर है, या इसे ये क्योंकि 9 पर भी तकसीम होता है, आपको पता है 81 9 पर तकसीम होता है, 3 पर भी ये तकसीम हो जाता है। तो यही इनमें से क्या है? ओड वन आउट है। ये इनकी क्लास का नहीं है, ये इनकी कैटेगरी का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 550 स्टूडेंट्स 45% विश टू गो कॉलेज, हाउ मेनी स्टूडेंट विश टू अटेंड द कॉलेज। एक क्लास में 550 स्टूडेंट है, 42% जो है वो कॉलेज जाना चाहते हैं। तो पूछ रहा है कि बताओ कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज को अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उनकी तादाद बतानी है, बहुत आसान है। देखो हमने क्या करना है, ये 550 का 42% निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा ये? 550 ऑफ 42%। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 42% कैसे निकलेगा ये हमारे पास हो जाएगा 550 और 42% का मतलब 42 के नीचे 100। ठीक है, परसेंट का मतलब यही होता है, बटे में 100। इसको हम हल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं नीचे लेता हूं उसको दोबारा से। इसको आप क्या करेंगे? कट करेंगे 0 के साथ, यहां पर 0 कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 5 के साथ ये कर सकते हैं दोबारा से, 5 दूने क्या होता है? 10 होता है, तो 11 5 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के साथ दोबारा काट सकते हैं, 2 दूने 4, 2 1 2,
तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 21, ऊपर बच गया 21 और यहाँ पर क्या आंसर, यहाँ पर क्या आ गया 11 का, ठीक है ना। तो 21 को आप 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये तकरीबन जाके बनेगा मेरे ख्याल से कोई 231 बनेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो ना ऐसे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, कैलकुलेटर आपको नहीं मिलता है एग्जाम में, तो आपने ऐसे ही करना है जो हमारा पुराना मेथड, बचपन वाला मेथड, बचपन की यादें आपने ताज़ा करनी है। 1 ज़र 2 हो गया, ये 1 हो गया और दोबारा 2, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 और ये 231, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, द सम ऑफ द टू नंबर्स 25 एंड द डिफरेंस इज 30। वो कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनका जो सम है ना, दो नंबर हैं जिनका जो सम है वो 25 के इक्वल है, और जो इनके दरमियान में डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस जो हम किससे कहते हैं, वो 13 है। तो फाइंड देयर प्रोडक्ट, तो इनकी प्रोडक्ट बताओ। क्या प्रोडक्ट मतलब क्या है, जर पूछ रहा है आपसे, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। अब दो नंबर हैं, कोई पता नहीं है कौन से नंबर है, ठीक है। वो कह रहा है उनको जमा करो तो ये वाला आंसर आता है, इनको माइनस करो तो ये वाला आंसर आता है। तो आप उन नंबर की हमें जर बताओ क्या है, आपस में उन नंबर को हम जर, पहले हम उसके नंबर्स मालूम करेंगे। फर्ज किया हम कहेंगे कि नंबर जो हैं x और y हैं। जब भी दो नंबरों की बात हो ना तो समझ जाया करो, एक x है दूसरा y है। इसकी हम शर्तें लिखते हैं। पहली शर्त क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 25। तो सम ऑफ टू का मतलब क्या है, इन दो नंबरों की जमा x जमा y इज इक्वल टू किसके है, 25 के। ये है उसकी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, दैट देयर डिफरेंस है 30, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन इनके दरमियान में जो माइनस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या उसने कि इन नंबरों की प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट मींस इनको आपस में ज़र्ब करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है। देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखो x भी इक्वल है, y भी इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको आपस में जमा कर दो, आपकी मर्जी है, या माइनस कर दो आपस में, तब भी आपकी मर्जी है। क्योंकि हमने यहाँ से एक मुतगैर को उड़ाना है। जब एक मुतगैर यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास एक का आंसर आ जाएगा। जब उसका आंसर आ जाएगा तो फिर हम इसी इक्वेशन में पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसको आपने जो है ना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आपने अपना टाइम सेव करना है। मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने से, या इंग्लिश में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप कोई थ्योरी नहीं दे रही है, आपका एमसीक्यूज का पेपर है, तो आप इसको डायरेक्ट करो। डायरेक्ट क्या करोगे, यहीं पर ही आप इसको जमा माइनस कर दो। देखो कैसे हम इक्वेशन 1 में से जो है ना इस 2 को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो x और x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। एक ये है और एक ये है, 2 हो जाएगा। नफी का y जमा का y के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से 25 और 13 जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा तकरीबन कोई 38, आई थिंक 38, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से x की वैल्यू अब निकाल सकता हूँ। जब एक नंबर की वैल्यू मेरे पास आ गई ना, तब मैं दूसरे के भी निकाल सकता हूँ। आसान है, ठीक है। कैसे करूँगा, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर, ये इसको आप काट सकते हैं। कोई 19 2 ने मेरे ख्याल में 38 बनता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी, ठीक है। एक नंबर की वैल्यू आ गई ना, अब आप दूसरे के भी निकाल सकते हैं। y की कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन में y की x की वैल्यू पुट कर दो, किसी में आपका जिसमें दिल करे आपका। मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, पहले में करता हूँ, ठीक है ना। पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इसमें मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है ना। इसकी x की वैल्यू क्या है, 19 है, प्लस y और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखो, अब मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो y यहाँ पे रहेगा, 19 को हम यहाँ से निकाल लेंगे इस साइड पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। क्या आंसर आएगा फिर, बाकी 25 में से 19 चले गए, कितने बचेंगे यहाँ पर, 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ चुका है, y आ चुका है, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा क्या था, फाइंड देयर प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट बताओ। वो कहता है इनको आपस में ज़र्ब दे दो तब आंसर क्या आता है। तो प्रोडक्ट हम यहाँ निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट मीन x ज़र y, ठीक है। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर हम इंटर करेंगे 19 और y की वैल्यू हम इंटर करेंगे तो क्या 6। तो 19 को आपने 6 के साथ ज़र्ब देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा, 4 लगेगा यहाँ पर, 5 हासिल बच जाएंगे, 6 और 5 11, तो 114 जो है ना हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 114, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उर्दू का है, ठीक है। मैथ मैंने आपको करवा दिया है, बाकी उर्दू के क्वेश्चन है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। वो कह रहा है कि हरूफ तहजी की तरतीब से कौन सा लफ्ज लुगत में पहले आएगा, ठीक है। अगर हम वो कहता है कि अपनी हरूफ तहजी देखें, मतलब जो हमारी अलिफ बे पे है जो हम सीखते हैं उसकी तरतीब से देखें तो लुगत में पहले लफ्ज कौन सा आएगा। देखो यहाँ पर यह है, यहाँ पर अमानत लिखा हुआ है, फिर जालिम है, फिर हजरत है, फिर नौजवान है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा पहले? जाहिर सी बात है ये वाला आएगा। देखो अमानत पहले आएगा। क्यों आएगा अमानत पहले? क्योंकि ये शुरू किससे हो रहा है? अलिफ से हो रहा है, ठीक है। हरूफ तहजी में सबसे पहला जो हर्फ होता है वो कौन सा होता है? अलिफ होता है। तो उसने ये चीज पूछी है कि तरतीब से बताओ कौन सा लुगत में पहले आएगा। तो यहाँ पर आपने अमानत लगाना है। अगर अलिफ ना होता तो हम बे ढूंढते, बे ना होता फिर ते वाला ढूंढते, ठीक है। जो पहले स्टार्ट होता तो हम वो वाला आंसर यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जुमला किसे कहते हैं? जुमला किसे कहते हैं? एक जो सेंटेंस होता है किसे कहते हैं? एक बामानी अल्फाज के मजमूए को हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे अल्फाज का मजमुआ, मतलब बहुत सारे वर्ड जिसमें हो जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, तो इसे हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं, ठीक है। नीचे है दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा दुरुस्त है। देखो दिखने में ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है, ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है, ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है, ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है। दिखने में सारे सेम लग रहे हैं लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखो आप, ये रिवायत तो ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल भी ठीक लिखा हुआ है, सही गलत लिखा हुआ है। उसने सही को ऐसे लिख दिया है, दूसरा है नहीं डाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो गलतियां, एक तो सही की गलती है, दूसरा बिल्कुल को इसने ऐसे लिख दिया। बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा करते, बिल्कुल को हम ऐसे लिखते हैं जो कि इसमें लिखा हुआ था, ठीक है, बे अलिफ होता है। तो यहाँ पर दूसरी गलती क्या है? ये वाला बिल्कुल इसने दोबारा यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो यहाँ पर आंसर सही ये रहेगा, ये रिवायत जो है ना बिल्कुल ये ऐसे लिखेगा सही, और इसमें डबल है भी आ गया है और नहीं है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर इसकी गलती निकालनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है शेर में शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। रिवायत की बिल्कुल आखिर की बात कर रहा है ये, ठीक है। जो शेर के आखिर में जो जब शायर अपना तखल्लुस यूज करता है तो उसको जो अपने उर्दू लिटरेचर है उसमें क्या कहते हैं हम? उसमें हम कहते हैं मक्ता। ये क्या कहलाता है? मक्ता कहला। मतला होता है जो शुरू में जो होते हैं वर्ड, जो पहले दो फिक्रे होते हैं वो मतला में होते हैं, और मक्ता जिसके लास्ट में जब शायर अपना तखल्लुस यूज करे उसे बोलते हैं। 10 झैल में से ज़रबुल मिसल कौन सी है? इनमें से कौन सी जो है ना ज़रबुल मिसल है? पहला हमारे पास है जी हथनी पर सरसू जमाना, उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही बोल रहेगी, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हमारी क्या है? ज़रबुल मिसल है। ये कौन सी हैं? ज़रबुल मिसल वो होती हैं जो कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुराने लोगों ने कही हुई थी, जो कि सच्चाई पर मुबनी होती हैं। ये मतलब एक तो गलती भी तुम्हारी है और दूसरा तुम दूसरे को बुरा कह रहे हो, ये उसके लिए होती है। तो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर। तो ये थे हमारे टोटल कोई 40 MCQs, ठीक है। 40 MCQs थे जो कि मैंने आपको करवाए। इसका जो पार्ट 2 है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 40 MCQs आपके ऐसे मिक्स होके आएंगे। इंग्लिश होगा, उसमें कंप्यूटर होगा, उर्दू होगा, इस्लामिक स्टडीज भी होती है। इसमें इस पेपर में नहीं थी लेकिन औरों में होती है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि इसमें दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, उनकी मर्जी है। इस्लामियत के सवाल दे दें ज़्यादा, या उर्दू के दे दें, या कुछ पाक स्टडी के दे, या जनरल के देने, तो देंगे सही। वो आपने तैयार सब करने, आपको क्या पता कि इसके सवाल आने वाले हैं या इसके आने वाले हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, और ये बैच वाइज होते हैं टेस्ट। तो फिर एक ही पोस्ट पर जो है ना अलग अलग पेपर भी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने सारे तैयार करने हैं। पार्ट 2 में आपका ये वाला क्वेश्चन रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं, तो आपको मैं कुछ नसीहत करना चाहता हूँ कि अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए कभी भी नहीं आएगा। कभी आप सोच रहे हो कि मैं बाद में ऐसा कर लूँगा, बाद में कुछ नहीं होगा। जब तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो, अभी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बाद में तुम क्या करोगे? तुम्हारी उम्रें निकल जाएंगी। तो अपना टाइम बचाइए, फजूल चीज़ें छोड़ दीजिए करना ज़िंदगी में। जो भी आप खेल कूद कर रहे हैं, यारी दोस्ती आपने लगाई हुई आपस में, उसको भी थोड़ा स्किप कर दीजिए। बेशक आप अपना दोस्तों के पास जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम उनको दें। सेम एज एट लड़कियां भी, ठीक है। किसी के साथ आप दोस्तों में चैट में लगी हुई हैं, आपस में लड़कियां होंगी, आपस में लड़के हो गए, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करो? आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है चैट करने का? आप एक बार स्टेबल हो जाइए, एक बार आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद आप जॉब करके आओ, सारा दिन मोबाइल पे पड़े रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना काम करके आए होंगे, आपकी लाइफ एक किस्म की सेट हो चुकी होगी। तो जो बच्चा मेरी बात को सीरियस लेगा, जो एक्चुअल
में पढ़ेगा, अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए, ठीक है। अब क्लास लेनी है तो आपकी मर्जी, हमारे से ले सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, कोई हैवी फीस तो है नहीं, हमारी 1500 रुपये ही है, ठीक है। नहीं भी लेनी तो तब भी आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मुख्तलिफ बुक्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आप उनको रीड कीजिए, लेकिन अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।